नंबर का जो हिंदी रहता है सीटेट में, उसी का हम कराने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हम बाल विकास शिक्षा शास्त्र एक सेट का करवा चुके हैं, उसके बाद जीएस करवा चुके हैं जो सामाजिक विज्ञान से संबंधित 60 क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हिंदी कराने वाले हैं, तो चलिए इसको देखते हैं, प्रैक्टिस लगाते हैं। आज है गद्यांश, हिंदी भाषा से संबंधित है। गद्यांश को बनाने का तरीका है, पहले उसका क्वेश्चन पढ़ लिया जाए, उसके बाद गद्यांश को पढ़ें, ताकि आपको बेहतर से समझ में आ जाएगा। जब क्वेश्चन मालूम रहे तो आंसर खुद पता चल जाएगा आपको गद्यांश पढ़ने के बाद। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है गद्यांश के आधार पर स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है। ठीक है, पढ़ लिए हम कि स्वास्थ्य शरीर के लिए क्या है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वातावरण पर बुरा प्रभाव डालने वाले मुख्य कारक हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया कैसा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें गद्यांश के अनुसार आधुनिक समस्या है, किसका समस्या है, वायुमंडल का, जनसंख्या का, रोजगार का, ग्लोबल का। तो ऑप्शन सहित पढ़ना है, इसको बनाने का यही तरीका है, गद्यांश को पढ़ें और ऑप्शन पढ़ लें, उसके बाद छोड़ दें इसको, उसके बाद आप है जो गद्यांश को पढ़ें क्वेश्चन पढ़ने के बाद। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रदूषण की समस्या है, ये भी पढ़ लिया आप। इसमें आपका 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके साथ साथ आपका 5वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं, और है तो देख लीजिए। 95 नंबर में कह रहा है गद्यांश में अत्यधिक बढ़ते प्रदूषण की तुलना किससे की है, ये भी आप देख लिए। फिर 96 में कह रहा है कि आने वाले दशकों में पृथ्वी मनुष्य तो क्या किसी भी जीवधारी के लिए रहने योग्य नहीं पाएगी, इसका भाव है किससे है। तो ये सभी क्वेश्चन आपका दिया हुआ है गद्यांश से संबंधित, आप गद्यांश को पढ़ना है। अब यहाँ पर जो पढ़ना है उसको आपको अंडरलाइन कर लेना है। देखिए कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, यहाँ पर अंडरलाइन कर दीजिए। स्वस्थ शरीर में किसका वास होता है, स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। और स्वस्थ शरीर के लिए वातावरण का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। जनसंख्या के बेहिसाब वृद्धि और जनता की बढ़ती मांगों की आपूर्ति के लिए रोजगार और आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए औद्योगिकरण एक जनसंख्या और एक औद्योगिकरण दोनों ही वातावरण के सीमा को अधिक प्रभावित करता है। देख लीजिए यहाँ पर वातावरण को कौन कौन, एक जनसंख्या और एक औद्योगिकरण वातावरण की सीमा को अधिक प्रभावित किया है। ऐसी अवस्था में वातावरण का शुद्ध रहना स्वयं का एक समस्या बन गया है आज। इसलिए प्रदूषण चाहे वायु का हो, जल का हो अथवा ध्वनि का हो, एक नितांत आधुनिक समस्या के रूप में सामने है, क्योंकि जिस वातावरण और जिस वायुमंडल में हम सांस लेते हैं वह प्रदूषित होता जा रहा है ना। और यह शिथिल स्थिति केवल भारत ही नहीं बल्कि अधिकांश देशों, यानी भारत में नहीं अधिकांश देशों की प्रदूषण की समस्या विकट होती जा रही है। एक देश की बात नहीं है, बहुत सारे देशों में ऐसा चल रहा है। वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक कथन है, मैंने यहाँ तक कहा है कि बेहिसाब हो रहे इस प्रदूषण के फनधारी सांप, देखिए यहाँ फनधारी सांप को यदि शीघ्र ही नहीं नियंत्रित किया गया तो आने वाला दशकों में यह पृथ्वी मनुष्य तो क्या किसी भी जीवधारी के रहने योग्य नहीं रह पाएगी, वनस्पतियां तक नहीं पनप पाएगी, प्राणी के जीवन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो आपको समझ में आ गया होगा, चाहे तो आप इसको 1 बार 2 बार पढ़ सकते हैं और बना सकते हैं वहाँ पर। तो चलिए आप देखिए क्वेश्चन पर यहाँ पर प्रैक्टिस लगाते हैं क्या क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन आपका पहला दिया हुआ था कि गद्यांश के आधार पर स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर अभी ने पढ़ा था स्वस्थ शरीर के लिए क्या किसकी ज़रूरत होती है, शुद्ध वातावरण की ज़रूरत होती है। तो 91 का आपका 2 आंसर सही हो जाएगा। वातावरण पर बुरा प्रभाव डालने वाले मुख्य कारक कौन है, तो अभी बताएं एक जनसंख्या था और एक औद्योगिकरण था, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एक जनसंख्या तथा औद्योगिकरण में वृद्धि के फलस्वरूप वातावरण में बुरा प्रभाव डाल रहा है। क्यों डाल रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी, तो जनसंख्या बढ़ने के फलस्वरूप है जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, औद्योगिक बढ़ेंगे, उससे भी जो कल कारखाने से निकलने वाले धुएं होते हैं वो भी वातावरण को अशुद्ध कर देगी। इसलिए जनसंख्या और औद्योगिकरण ये दोनों में वृद्धि अगर होती है तो वातावरण पर बुरा असर डालता है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में, देख लिए गद्यांश के अनुसार आधुनिक समस्या क्या है। तो आधुनिक समस्या की बात करें तो अभी देखें आधुनिक समस्या
ये वायुमंडल के प्रदूषण, यही समस्या है। 93 का 1 हो जाएगा। और उसके बाद है प्रदूषण की समस्या है। अभी बताएं प्रदूषण की समस्या भारत में नहीं संसार के अधिकतर देशों में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसार के अधिकतर देशों में। अंडरलाइन भी किए थे इसको। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर, चलिए देखिए यहाँ पर कह रहा है गद्यांश में अत्यधिक बढ़ते प्रदूषण की तुलना किससे की गई है? तो अभी बताए थे फनधारी सांप से तुलना किया गया था इसको, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आने वाले दशकों में यह पृथ्वी मनुष्य तो क्या किसी भी जीवधारी के लिए रहने योग्य नहीं रह पाएगी। वाक का भाव किससे है? तो 96 का आपका हो जाएगा 3। पृथ्वी से सभी प्रकार के जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, इसका मतलब यही होता है। उसके बाद हिंदी से आपका ग्रामेटिकल पॉइंट से भी रहता है क्वेश्चन, जैसे तत्भव, तत्सम, देशद, विदेशद और प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब आपको पढ़ लेना है। और इसका वीडियो प्रॉपर हम एक ही वीडियो में है, जो 1-1.5 घंटा का वीडियो है, हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, खोजिएगा इसकी स्टडी पॉइंट पे तो आपका उसमें बताया गया है। तो देख लिए नियंत्रित शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय का नियंत्रित में कह रहा है प्रत्यय कौन है? पहले प्रत्यय समझ लीजिए क्या होता है। जो वाक्य के जो दिया हुआ है शब्द के अंत में जो आता है वह प्रत्यय होता है। तो शब्द के अंत में इसको खंडन करेंगे तो देखिए नियंत्रित, इसमें छुपा हुआ है इत, नियंत्रित, इत छुपा हुआ है, तो देखिए इत इसका प्रत्यय हो जाएगा। शब्द के अंत वाला जो प्रत्यय होता है और जो शब्द की शुरुआत वाला पार्ट होता है वो उपसर्ग होता है। तो दोनों बातें याद रखिएगा। अगर प्रत्यय पूछेगा तो इसके अंत वाले में हम संधि विच्छेद करके के उसको हम लगाएंगे। अगर उपसर्ग पूछेगा तो आगे वाला पार्ट होगा। अब है 98 का दशक में समाज भेद बताइए। दशक समाज में भेद, दशक में कौन सा समास है? समास के बारे में भी वीडियो डाला हुआ है, आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो दशक जो होता है यह होता है बहुव्रीहि समाज। दशक समाज में माफ कीजिएगा, दशक जो समाज होता है, दशक मतलब होता है 10 से शुरू। दशक जो है आपका दिग्गु समास है, क्योंकि संख्या बता रहा है। जब किसी शब्द में संख्या आ जाए, दशक माने 10, क्या होता है 10 एक संख्या है, तो संख्या जिस वर्ड में आ जाए वह समास दिग्गु समास होता है। जिसमें पुरुषों की प्रधानता बताए, पुरुष से संबंधित, तो वो होता है तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास में कंजक्शन जुड़ जाए और एवं तथा ये सब जुटा हुआ रहे तो वह द्वंद्व समास होता है। चलिए अगला है 99 नंबर में। 99 नंबर में कह रहा है समूह में भिन्न शब्द बताइए। समूह में सबसे भिन्न कौन सा होता है? तो सबसे भिन्न स्वास्थ्य है। देखिए ये आधुनिक ठीक है, ये आवश्यक ठीक है, ये स्वस्थ ठीक है, यह स्वास्थ्य दिया हुआ है तो ये बिल्कुल भिन्न है, ये अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये सब भी गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सबसे उत्तर वाले विषय को चुनिए, उपयुक्त उत्तर वाले विषय को चुनिए। रक्तपात पर अड़ा नहीं यह, दया दंड में जड़ा नहीं, जड़ा हुआ है, खड़ा नहीं पशुबल के ऊपर, आत्मशक्ति से बढ़ा हुआ है, इसको छोड़ कहाँ वह सच्ची विजय वीरता ठहरे, भारत का झंडा फहरे। ये आपका दिया हुआ है, आपको चुनना है। कविता में किसकी कामना की गई है ये पूछ रहा है इसमें। तो कविता में जो कामना की गई है दया और दंड के गुणगान की कामना की गई है। ऑप्शन नंबर ए हो गया 4। भारत के झंडे को फहराने से तात्पर्य क्या है? तो भारत के झंडे को फहराने का तात्पर्य फिर से देख लीजिए, इसको 100 का है, 100 का आपका 2 हो जाएगा, माफ कीजिएगा 2 हो जाएगा। भारत के झंडे को फहराने की है। भारत में किसकी कामना की गई है? भारत में झंडे को फहराने की कामना की गई है, झंडा से संबंधित है वह किसी से। यहाँ देख लिए, रक्तपात पर अड़ा नहीं, दया दंड में जड़ा नहीं, खड़ा नहीं पशुबल के ऊपर, आत्मशक्ति से बड़ा हुआ, इसको छोड़ कहाँ वह सच्ची विजय वीरता ठहरे, भारत का झंडा फहरे। तो भारत के झंडा फहराने की बात कही गई है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कविता में।
101 नंबर में देख लीजिए, 101 नंबर में कहा जा रहा है भारत के झंडे को फहराने का तात्पर्य है। किसकी तात्पर्य है? तो ये स्वतंत्रता का तात्पर्य है। इसको ऑप्शन देखकर भी आप नहीं भी पढ़े हैं इसको तो मार सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है? तो इसे क्या अहिंसा को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के मार्ग में अहिंसा के माध्यम से गांधी जी ने हमारे देश को क्या किए? अंग्रेजों के चुंगल से छुड़ाया। चलिए अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर में कह रहा है दया दंड के माध्यम से किस ओर संकेत किया गया है? तो ये संकेत किया गया है विवेकपूर्ण न्याय। विवेकपूर्ण न्याय से इसका तात्पर्य है, क्योंकि दया दंड सिर्फ न्यायालय के द्वारा ही प्रदान किया जा सकता है। आप अगर कोई गलत कार्य में संलिप्त पाए गए हैं तो विवेकपूर्ण न्याय से आपको न्याय मिलेगा, या तो फिर दया करके छोड़ दिया गया आप निर्दोष है तो, या फिर आप दंड के भागीदार हो गए। तो विवेकपूर्ण से न्याय होता है। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर में कह रहा है समूह से भिन्न शब्द बताएं। तो समूह से भिन्न शब्द देख लीजिए क्या हो जाएगा? वीरता, दया, शक्ति। भारत है जो अलग हो जाएगा, क्योंकि भारत में ही शक्ति, दया और वीरता ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो ये वीर है। विजय शब्द का उल्टा पूछ रहा है, विलोम माने उल्टा। विजय का उल्टा क्या होता है? तो विजय का उल्टा होता है पराजय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 106 नंबर में देख लीजिए, ये भी आपका दिया हुआ है। संगीता अपनी कक्षा में उन स्थितियों पर आधारित वास्तविक गतिविधियां करवाती है जो विद्यार्थियों के जीवन अनुभवों से संबंधित है। यह किस शिक्षण विधि का अनुसरण कर रही है? तो 6 का आंसर 3 हो जाएगा। यह संप्रेषणात्मक भाषा विधि का प्रयोग कर रहा है। 7वां नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, 7 में आपका कहा जा रहा है, चलिए देखिए, कह रहा है प्रत्यक्ष विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। प्रत्यक्ष विधि में प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को दैनिक स्थितियों में भाषा प्रयोग में मदद करना है। अगला क्वेश्चन 108 नंबर में है बबीता अपने विद्यार्थियों से आरंभिक ध्वनि और तुकबंदी को पृथक करवा रही है। इस तरह से वह उसके किस पक्ष को मजबूत कर रही है? तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, ध्वनि विज्ञान जागरूकता। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे सारांश पठन के रूप में भी जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है सरसरी तौर पर पढ़ना। इसी को कहते हैं सारांश पठन। आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसमें देखेंगे कि उसके पीछे वाले पन्ने में चैप्टर खत्म हो जाने के बाद सारांश रहता है, मतलब जितना जो पढ़ें उसका संक्षिप्त विवरण दिया हुआ रहता है, ताकि उसे भी सरसरी तौर पर पढ़ लिया जाए। तो सरसरी तौर पर पढ़ना। अगला है निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पाठ्य सामग्री को जल्दी जल्दी किसी विशिष्ट सूचना के लिए पढ़ा जाता है? तो 110 का 2 हो जाएगा आंसर, बारीक से पढ़ना। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बारीक से पढ़ने का अंतर्गत है कि पाठ्य सामग्री को जल्दी जल्दी किसी भी विशिष्ट सूचना के लिए पढ़ा जाता है, और बारीक से पढ़ने का संबंध गहन पठन से होता है, जिसका अर्थ किसी विषय वस्तु को गहराई से समझना होता है। अगला क्वेश्चन है 111 नंबर में गीता अपने विद्यार्थियों की परीक्षा की योजना बना रही है। वह उन्हें एक वाक्य देती है और उसमें एक शब्द विशेष को रेखांकित कर देती है। बहुविकल्पीय प्रश्न के माध्यम से वह रेखांकित शब्द के समीपस्थ अर्थ वाले विकल्प को चुनने के लिए कहती है। गीता भाषा के किस उप कौशल की परीक्षा ले रही है? तो ये ले रही है शब्द भंडार कि बच्चे में शब्द कितना इकट्ठा हुआ है, शब्द भंडार की परीक्षा ले रही है। अगला क्वेश्चन 112 नंबर, प्रेरणा अपने विद्यार्थियों की शब्द संपदा की परीक्षा लेना चाहती है, उसे क्या नहीं करना चाहिए? तो 112 का ये हो जाएगा, बिना किसी संदर्भ के शब्दों का अर्थ पूछना। मतलब कोई ऐसा शब्द पूछा जाए बच्चों से जो उसे आता ही नहीं, ना तो उसके सिलेबस में है, तो ये इससे बचना चाहिए, बिना किसी संदर्भ के शब्दों को अर्थ पूछना। अलग क्वेश्चन है 13 नंबर में देख लीजिए। 13 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि देवीना अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित अनुच्छेद देती है। आज मैं डैश हो गई, आज मैं डैश गई और कुछ फल और सब्जियां खरीदी
मैं जानती थी कि बारिश होगी पर मैं डैश लेना भूल गई और रास्ते में भीग गई। वह विद्यार्थियों को सर्वाधिक उपयुक्त शब्दों के माध्यम से रिक्त स्थानों की पूर्ति करवाने के लिए कहती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए देवीना के विद्यार्थियों को क्या करना होगा? तो इसमें है संदर्भ को समझकर सर्वाधिक उपयुक्त शब्द जानना होगा। पहले समझना होगा, उसके बाद उपयुक्त शब्द को जानना होगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण किस प्रकार से पढ़ाई जाती है? तो प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण जो है आगानात्मक तरीके से पढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 नंबर में पाठ्यक्रम डिजाइन में प्रस्तुतिकरण अपने आप में किससे संबंधित है? तो 15 का 2 हो जाएगा आंसर। वे सिद्धांत जिनसे विषय वस्तु का संयोजन व कर्म निर्धारित किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं लेकर के आपको। चलिए देखिए 116 है। 116 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है यानी वाचन मानी बोलने और शारीरिक क्रियाओं के समन्वय पर आधारित भाषा शिक्षण विधि कौन सी है? तो शिक्षण विधि जो है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। भाषा किसी कक्षा का परिवेश किस तरह का होना चाहिए? तो ये कह रहा है ऑप्शन नंबर 4 किस तरह का होना नहीं चाहिए, तो तानाशाही नहीं होना चाहिए। अगला 18 नंबर में 118 में निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति भाषा की प्राकृतिक और सामाजिक संदर्भ से पाठ सामग्री की भूमिका के विद्या सिद्धांत से हुई है? तो 118 का ये हो जाएगा पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश। अगला क्वेश्चन है आपका दिया हुआ, चलिए देखिए 119 नंबर में है। 119 नंबर कहा जा रहा है कि भाषा के विविध प्रकार जो दूसरे से केवल उच्चारण में ही भिन्न नहीं होते बल्कि शब्द भंडार, व्याकरण और शब्द क्रम में भी भिन्न होते हैं, उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो 119 का है उसे बोली कहा जाता है। और अंतिम क्वेश्चन है 20वां नंबर 120 नंबर, आर्मी विधि और किस नाम से जानी जाती है? यानी आर्मी विधि को और किस नाम से जानी जाती है? तो वो है श्रवण भाषिक विधि। तो इसी के साथ जो है आपका ये 30 नंबर का हिंदी समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका इंग्लिश से। तो इंग्लिश के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम कल लेकर इसका इंग्लिश आएंगे। इसके बाद आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर दूसरे चैप्टर को, क्योंकि 4 पार्ट में पूछा जाता है, हिंदी, इंग्लिश और पेडागोजी 3 हो गया, और आपका जो एक सब्जेक्ट होता है जो 60 नंबर का, ये 4 पार्ट में बटा हुआ रहता है। तो चारों पार्ट करवाएंगे तो आपका एक सेट कंप्लीट हो जाएगा। अभी सेट नंबर 1 चल रहा है, नाम रखें। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस, आप प्रीवियस अगर करके जाते हैं तो भी यहाँ से 60% लड़ने की चांस होती है। तो फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से बेनिफिट होने वाला है, आपको बहुत सटीक जानकारी मिलने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।